दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में मूवी जैबरा को, जो कि आपका दिमाग घुमा देगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी के पहले सीन में हम मूवी के हीरो सूर्या को देखते हैं, जो कि एक बैंक एम्प्लॉय था और उसका सपना था अपने लिए एक घर खरीदना, जिसके लिए वो अपने ही बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है। वहीं सूर्या की गर्लफ्रेंड स्वाति किसी दूसरे बैंक में काम करती थी, मगर वो चाहती थी कि सूर्या के बैंक में उसका ट्रांसफर हो जाए, जिससे कि दोनों साथ में काम कर सकें। सूर्या का एक जिगरी दोस्त भी होता है बॉब, और यह सूर्या की मैनेजर का नाम होता है शीला, जिसे सभी स्नेक शीला कहकर बुलाते हैं। शीला बैंक के सभी एम्प्लॉयज को अपने इशारों पर नचाती है। हालांकि सूर्या और बॉब से न जाने शीला के क्या दुश्मनी है। वो हमेशा इनकी गलतियां ढूंढने की फिराक में रहती है ताकि इन्हें किसी तरह बैंक से निकाल सके। शीला का चमचा पंकज बैंक में जो भी हो रहा होता है उसकी खबर जाकर उसे देता रहता है। फिर हम मदन गुप्ता नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो आदि नाम के एक शख्स से मिलने आया था, लेकिन आदि वहाँ ना होने के कारण मदन गुप्ता उससे फोन पर बात करने लगता है। कहता है कि उनके पेपर्स किसी दूसरी कंट्री में फंसे हैं और ये भी कि गवर्नमेंट किसी एयरलाइन का ऑक्शन करने वाली है। मदन गुप्ता उस एयरलाइन को खरीदना चाहता था और असल में गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिस कारण मदन एयरलाइंस को डायरेक्टली उनसे नहीं खरीद सकता। आदि मदन से कहता है कि मैं तुम्हें वो एयरलाइंस 800 करोड़ में दिलवा दूंगा। इसके बदले में मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ। तो मदन इस डील के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मदन और आदि की डील किसी ब्रोकर ने करवाई थी, जो आदि से 5 करोड़ रुपए कमीशन मांग रहा था, और वो भी व्हाइट मनी। आदि का बंदा टैगोर मदन से कहता है कि आप पहले 800 करोड़ रुपए हमें ट्रांसफर कर दो, हम उन्हें व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे, साथ ही उन 5 करोड़ को भी जो हमें ब्रोकर को देने हैं। मदन तब ठीक वैसा ही करता है। इसके बाद स्वाति अपने बॉयफ्रेंड सूर्या को उसकी बैंक में जो भी हुआ वो बताने लगती है। कहती है कि आज बैंक में रंगैया नाम का एक बंदा आया था, जो दिखने में तो एकदम मामूली सा था, पर उसने बैंक में 4 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं और स्वाति से अकाउंट नंबर का एक नंबर गलत हो गया था, जिससे कि वो 4 लाख रुपए किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। जिस कस्टमर के पास वो पैसे गए उसका नाम था बिनी। खैर रंगैया अपने साथ कुछ लोगों को लाकर स्वाति से रिक्वेस्ट करने लगता है कि कैसे भी करके उनके पैसे उन्हें वापस किए जाएं, क्योंकि उसने वो पैसे अपनी बेटी के इलाज के लिए जोड़े थे। ये सब सुनकर सूर्या तुरंत स्वाति के बैंक आ जाता है और रंगैया से 3 घंटे का टाइम मांगता है। इधर स्वाति बिनी को कॉल करके उससे बात करती है, लेकिन बिनी कहता है कि इसमें आपकी ही गलती है और फोन काट देता है। यहाँ तक कि वो सारे पैसे भी अपने अकाउंट से विड्रॉ कर लेता है। अब खुद एक बैंक एम्प्लॉय होने के कारण सूर्या बैंक से जुड़े कुछ लूप होल्स को जानता था। स्वाति के 2 बैंक अकाउंट्स होते हैं, एक तो उसके बैंक में और एक सूर्या के बैंक में। तो सूर्या स्वाति से कहता है कि तुम जल्दी अपने उस अकाउंट से इसमें 4 लाख रुपए ट्रांसफर करो। स्वाति कहते कि इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे अकाउंट में फिलहाल सिर्फ 12,000 रुपए होंगे। सूर्या कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, तुम चेक से पैसे डिपॉजिट करोगी तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बस हमें इसी टाइम का यूज करना है। इसके बाद स्वाति 4 लाख रुपए का चेक लिखकर बैंक में जमा करवा देती है। वहीं सूर्या किसी एम्प्लॉय को कॉल करके कहता है कि जो चेक टेबल पर पड़ा है उसे क्लियर करके बंडल में सबसे नीचे रख दो। इसके बाद वो स्वाति से कहता है कि वो जाकर अपने बैंक मैनेजर से 4 लाख रुपए का लोन मांगे। बैंक मैनेजर पहले तो मना कर देता है, पर स्वाति के थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर वो उसका लोन अप्रूव कर देता है। जिसके बाद स्वाति लोन के पैसे उस कस्टमर रंगैया को दे देती है। अब सूर्या को किसी भी तरह बिनी के अकाउंट से वो 4 लाख रुपए स्वाति के अकाउंट में ट्रांसफर करवाने होंगे। फिर सूर्या अपने दोस्त बॉब की मदद से बिनी की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकलवाता है, जिसे देख उसका सर चकरा जाता है। बिनी के सारे ट्रांजैक्शन करोड़ों में थे। वो जैसे पैसा रिसीव करता अगले ही पल उन्हें ट्रांसफर कर देता था। सूर्या बैंक एम्प्लॉय बनकर बिनी को कॉल करता है और उसे कुछ ऑफर्स के बारे में बताता है। कहता है कि बैंक ने कुछ प्रिविलेज कस्टमर्स के लिए ऑफर्स निकाले हैं। अगर आप बैंक की तरफ से ट्रिप पर जाना नहीं चाहते तो कम से कम मुझे अपना रिलेशनशिप मैनेजर तो बना लीजिए। बिनी पूछता है कि अगर मैं ट्रिप पर ना जाऊं तो मेरे अकाउंट में कितने पैसे आएंगे। सूर्या कहता है कि करीब 10 से 12 लाख। अब ये सुनकर बिनी के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि ठीक है, मैं ट्रिप पर नहीं जाना चाहता, तुम वो पैसे मेरे दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि इसमें मेरी बीवी देख लेगी तो सारे पैसे शॉपिंग पे उड़ा देगी। ऐसे सूर्या बिनी को एक लिंक भेजकर उसका रिलेशनशिप मैनेजर बन जाता है और फिर उसके सिग्नेचर को कॉपी करने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ सूर्या बॉब से कहता है कि मैं जैसे ही तुमसे कहूँ बिनी के अकाउंट से 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लेना, मैं दूसरे बैंक से पैसे विड्रॉ करने जा रहा हूँ। बॉब पूछता है कि सूर्या ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा बैंक है, मगर दूसरे बैंक में सिर्फ कस्टमर को ही पैसे दिए जाते हैं, किसी और को नहीं। सूर्या कहता है कि वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। इसके बाद सूर्या विड्रॉल स्लिप लेकर दूसरे बैंक से पैसे निकालने जाता है। काउंटर पर उसे एक लड़की बैठी दिखती है, जो उसे कहते
कि सर हम सिर्फ कस्टमर्स को ही पैसे देते हैं, ऐसे किसी को पैसे नहीं दे सकते। सूर्या कहता है कि मैं कस्टमर का रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, मेरे क्लाइंट बिजी होने के कारण खुद नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। वैसे मैं भी एक बैंक एम्प्लॉय हूँ, आप एक काम करो, अपने मैनेजर से बात करके देखो। फिर लड़की आकर सूर्या से कहती है कि मैनेजर ने कहा है कि आखिरी बार है, और फिर वो उसे पैसे दे देती है। इधर बॉब बिनी के दूसरे बैंक से 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लेता है और इधर अपने अकाउंट से 4 लाख रुपए विड्रॉ होने के बाद बिनी सूर्या को इस बारे में पूछने के लिए कॉल करता है, लेकिन सूर्या उसका कॉल रिसीव नहीं करता। इधर मदन के आदमी टैगोर को पैसे देते हैं, वही जो एयरलाइंस की डील होने वाली थी उसी सिलसिले में। यहाँ हमें पता चलता है कि बिनी इन्हीं का आदमी है। ये लोग ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी बेकार चीज का ऑक्शन कर देते थे और वही बेकार चीज आदि के आदमी करोड़ों में खरीदते हैं, जिसके पैसे वो लोग बिनी के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और बिनी उन पैसों को टैगोर को दे देता है। अब अगले दिन जब सूर्या अपने बैंक आता है तो मिलिट्री नाम का आदमी उसे अपने कैबिन में बुलाता है और बैंक में एम्प्लॉयज होते हैं जो कस्टमर्स की कंप्लेन सुनते हैं। मिलिट्री वही था। फिलहाल उसके पास ये क्वेरी आई थी कि बिनी के अकाउंट से 4 लाख रुपए कैसे विड्रॉ हुए हैं। सूर्य कहता है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। मिलिट्री कहता है कि बिनी के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे, जो फिर बिनी के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हुए। सूर्य कहता है कि मेरे तो सिर्फ 2 ही अकाउंट हैं, इसके अलावा मेरा किसी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। तब शीला उस वक्त वहीं होती है, वो सूर्या पर जोर डालती है ताकि वो सच बता दे। सूर्या कहता है कि सर मेरे सिर्फ 2 अकाउंट हैं और मैं ये बात साबित कर दूंगा, आप चाहो तो बिनी से खुद पूछ लो। तब बॉब आकर मिलिट्री को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है। डॉक्यूमेंट्स देखकर उन लोगों को पता चलता है कि किसी ने सूर्या के सिग्नेचर को कॉपी करके उसके नाम से बैंक अकाउंट बनवाया है, फिर वो 5 करोड़ रुपए उस नकली अकाउंट में ट्रांसफर करके उसे फ्रीज करवा दिया। मिलिट्री कहता है कि तुम लोग उस बिनी को बैंक ले आओ, आखिर इतनी बड़ी रकम का सवाल है। फिर सूर्या और बॉब बिनी को लेने उसके घर जाते हैं। फिर सारे रास्ते वो उसे कॉल करते हैं पर बिनी एक भी कॉल नहीं उठाता। इसके बाद कुछ लोग आकर सूर्या को पकड़ लेते हैं और फिर कहीं ले जाते हैं। कुछ देर बाद आदि वहाँ आता है, वही बंदा जिसने मदन के साथ एयरलाइंस की डील की थी। यहाँ हमें आदि का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो कोलकाता के बड़े बड़े गुंडों को मारकर इतना पावरफुल आदमी बना था। दुनिया भर के क्राइम करके आदमी कोलकाता पर राज करने लगा था। यहाँ हम एक और चीज देखते हैं कि बिनी के अकाउंट में जो 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे वो 1 सेकंड के अंदर ही 0 हो जाते हैं। अब वो किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे ये सब हम जानते हैं। जी हाँ, सूर्या के अकाउंट में। आदि सूर्या से कहता है कि जो 5 करोड़ रुपए तुमने बिनी के अकाउंट से चुराए हैं वो उसके नहीं मेरे हैं। सूर्या कहता है कि बैंक अकाउंट मेरा नहीं है, किसी ने मेरे सिग्नेचर कॉपी करके मेरे नाम से बैंक अकाउंट खोला है। आदि कहता है कि देखो सूर्या, मैं ये सब बहुत कर चुका हूँ, जानते हो तुम्हारे अकाउंट से वो पैसे करीब 1000 अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं। वैसे 5 करोड़ रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर गलती तुम्हारी है तो इसे तुम्हें ही सही करना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपने कीमती चीज खो दी है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जब आदि और मदन के बीच डील हो रही थी तब उन्हें पता लगा कि बिनी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए गायब हो गए। तब मदन आदि का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि 5 करोड़ रुपए तो तुमसे संभाले नहीं गए, 800 करोड़ की डील कैसे करोगे। ये सुन आदि तुरंत मदन को 5 करोड़ रुपए का चेक साइन करके दे देता है, पर मदन उस चेक को वहीं फाड़ देता है। कहता है कि आदि तुम इतने बड़े तोप हो ना, तो मुझे एयरलाइंस के साथ वो 5 करोड़ रुपए दिलाकर दिखाओ, लेकिन खुद की जेब से नहीं बल्कि उस आदमी से जिसने मेरे वो पैसे चुराए, तभी मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलाऊंगा। यही सब आदि सूर्या को बताते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत ही खराब हो गई, अगर तुमने मुझे वो 5 करोड़ रुपए नहीं लौटाए तो तुम्हारी माँ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जो सुनकर सूर्या चौंक जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सूर्या की माँ वहीं थी, आदि की कैद में। सूर्या कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो पैसे लौटा दूंगा। आदि कहता है कि तुम्हें ये काम 4 दिनों के अंदर करना होगा, नहीं तो मैं वो सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, फिर तुम खुद ही RBI और इनकम टैक्स वालों से निपटते रहना। 4 दिनों में मैं तुम्हें क्रिमिनल बना सकता हूँ। इतना कहकर आदि चुटकी बजाता है, जिसके बाद उसके सारे आदमी स्टैचू हो जाते हैं। ये देख सूर्या के होश उड़ जाते हैं कि आदि कितना पावरफुल है। इसके बाद सूर्या बिनी से मिलने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट जाता है। यहाँ उसे जो बात पता चलती है वो सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये कि बिनी इस दुनिया से चल बसा। अब सूर्या पूरी तरह फंस चुका था, क्योंकि बिनी ही उसकी इकलौती कड़ी थी जिसे जोड़कर वो सब चीजों को पता लगा सकता था, मगर अब वो कड़ी ही टूट गई। फिर अगले दिन सूर्या अपने बैंक के कंप्लेन ऑफिसर मिलिट्री को ये बात बता देता है कि बिनी एक्सीडेंट में मारा गया। तब शीला कहते कि उसे नहीं तो कम से कम उसकी बीवी को ले आते। सूर्या कहता कि वो अपने पति की बॉडी लेकर अपने गांव चली गई, क्या पता वो कब वापस आएगी। फिर मिलिट्री कहता है कि एक काम करो, तुम बिनी का डेथ सर्टिफिकेट ले आओ और ये काम तुम्हें 2 दिनों में करना होगा, नहीं तो मुझे हायर ऑफिसर्स को खबर करनी पड़ेगी। फिर हमें बताया जाता है कि बिनी को
को आदि के आदमी ने मार डाला था। दरअसल वो लोग उसे मारना नहीं चाहते थे, पर बिनी ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, जिससे कि हाथापाई के दौरान उसकी मौत हो गई। अब सूर्या सब कुछ अपने दोस्त बॉब को बताता है कि आदि ने उसे 4 दिन में 5 करोड़ लौटाने का चैलेंज दिया है। इसके बाद बॉब सूर्या को कहता है कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो नकली सर्टिफिकेट बनाता है, मेरी बैंक में नौकरी भी उसी के कारण लगी थी। फिर बॉब सूर्या को उसी बंदे बाबा से मिलवाने ले जाता है। बाबा हेराफेरी, सट्टेबाजी, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाना, इन सब मामलों में माहिर था। तब सूर्या की कहानी सुनने के बाद वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और जाहिर सी बात है कि वो इसमें कमीशन भी लेगा। बाबा सूर्या और बॉब को बताता है कि 3 दिनों बाद शेयर मार्केट में एक बड़ा इवेंट होने वाला है, उसमें अगर पैसे इन्वेस्ट किए तो 100 गुना तक फायदा हो सकता है। तुम लोग 3 दिनों में जितना हो सके पैसा अरेंज करो, 3 दिनों बाद हम दाव लगाएंगे। फिर अगले दिन सूर्या अपने बैंक आता है जहाँ से स्वाति मिलती है। स्वाति का सूर्या के बैंक में आज पहला दिन था और यहाँ सूर्या ने स्वाति को अब तक इन सारे झमेले के बारे में बताया नहीं था। फिर कुछ देर बाद वो स्वाति के सिस्टम से कुछ एनआरआई का डाटा चेक करने लगता है और काफी सारे एनआरआई लोगों के अकाउंट लंबे समय से कोई ट्रांजैक्शन न होने के कारण डीएक्टिवेट हो चुके थे। हालांकि उन अकाउंट्स में थोड़े बहुत पैसे पड़े होते हैं। सूर्या ऐसे एक एनआरआई का अकाउंट एक्टिवेट करता है जो पिछले 2 सालों से डीएक्टिवेट था। इसके बाद वो उस अकाउंट की बेसिक डिटेल्स चेंज कर देता है और उसके साथ नया नंबर, ईमेल आईडी वगैरह लिंक कर देता है। इस तरह वो डीएक्टिवेट हुआ अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। फिर सूर्या और बॉब ऐसे अकाउंट्स ढूंढते हैं जिनमें नॉमिनी ऐड हो। अकाउंट होल्डर के मरने के बाद अगर नॉमिनी उसके अकाउंट में पड़े पैसों को क्लेम नहीं करता तो वो पैसे बैंक के ही माने जाते हैं। ऐसे कुछ अकाउंट्स को मिलाकर 40 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। उस 40 लाख को सूर्या उस एनआरआई के अकाउंट में ट्रांसफर करता है जो उसने एक्टिवेट किया था। फिर बॉब और सूर्या अपनी तरफ से और 1 लाख उसमें क्रेडिट करते हैं। ऐसे अगले दिन दोनों पूरे 41 लाख लेकर बाबा से मिलने जाते हैं। बाबा कहता है कि देखो, शेयर मार्केट का सवाल है तो इसमें फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। सूर्या कहता है कि आप ही एक लौता ऑप्शन हो मेरे लिए, जो होगा देख लेंगे। दूसरी तरफ मदन, आदि और किसी और शख्स के बीच एयरलाइंस की डील हो रही होती है। इनका प्लान ये था कि एयरलाइंस उस तीसरे बंदे के नाम होगी, फिर वो उसकी ओनरशिप मदन गुप्ता को दे देगा। अब इतनी बड़ी डील होने वाली थी तो पार्टी भी बनती है ना। उस पार्टी के दौरान मदन फिर आदि की फिरकी लेने लगता है। कहता है चलो 5 करोड़ नहीं, अगर तुम उस बंदे से 25 लाख भी निकलवा लोगे तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। इतना ही नहीं, वो कहता है कि मैं तुम्हें 5 करोड़ प्लस 200 करोड़ रुपए कमीशन दूंगा और अपने बॉस से तुम्हारी मुलाकात भी करवाऊंगा। हाँ, मगर एक शर्त है, ये काम तुम्हें अगले 1 घंटे के अंदर करना होगा। इधर सूर्या वो 41 लाख बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर करने ही वाला होता है कि तभी आदि उसे कॉल करके कहता है कि अगर तुमने मुझे 25 लाख रुपए अभी दे दिए तो मैं उन 5 करोड़ के बारे में भूल जाऊंगा। यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट था, वो ये कि आदि के आदमी हर समय सूर्या पर नजर रखे हुए थे। वो ये भी जानते थे कि सूर्या फिलहाल बाबा के साथ है। आदि ने सूर्या से जो कुछ भी कहा वो सूर्या बाबा को बता देता है। फिर बॉब और सूर्या आदि के अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर करने वाले होते हैं। उसी समय पंकज इन्हें कॉल करके बताता है कि कंप्लेन ऑफिसर मिलिट्री स्वाति का इंटरोगेशन कर रहा है क्योंकि स्वाति के सिस्टम से उसकी आईडी से एनआरआई अकाउंट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। ऑफिसर स्वाति को डांट लगाता है कि जॉब के पहले ही दिन तुमने कुछ ऐसी हरकतें कर दी। इसी मौके का फायदा उठाकर बॉब और सूर्या सारे पैसे उन एनआरआई अकाउंट्स में वापस ट्रांसफर कर देते हैं। इधर 1 घंटा खत्म होने के बावजूद आदि के अकाउंट में 25 लाख रुपए नहीं आए थे। मदन वापस इसी बात को लेकर आदि की टांग खींचने लगता है। वैसे आदि खुद इतना बड़ा गुंडा था, वो चाहता तो मदन का काम तमाम कर सकता था, पर उसे मदन के जरिए उसके बॉस से मिलना था जो कि एक बहुत बड़ी हस्ती था, इसलिए आदि उसे कुछ नहीं कहता। इधर सूर्या स्वाति से माफी मांगता है। स्वाति पूछती है कि तुमने उन अकाउंट्स को कैसे एक्सेस किया था। अब सूर्या के पास कोई चारा नहीं बचा था तो वो स्वाति को सारी बात बता देता है। फिर कुछ ही देर बाद सूर्या के बैंक के कस्टमर्स के पैसे सूर्या के अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते उसका बैंक बैलेंस 100 करोड़ रुपए हो जाता है। ये सब आदि ने करवाया था सूर्या को फंसाने के लिए। ये देख कंप्लेन ऑफिसर पुलिस को खबर कर देता है। फिर वो सूर्या को कैबिन में बुलाकर पूछताछ करता है। दूसरी तरफ हम आदि और उसके बेटे को देखते हैं। मदन ने आदि के बेटे के सामने ही उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। इसी कारण आदि अपने बेटे को कहानी सुनाने लगता है कि वो क्राइम कर करके बहुत नीचे से इस मुकाम पर पहुंचा था। इसी दरमियान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिससे
उसने प्यार किया और उसी से शादी की। फिर कुछ सालों बाद आदि की बीवी प्रेग्नेंट हुई। तब उन्हें पता चला कि उसकी बीवी को फाइनल स्टेज कैंसर है। इसके बाद वो बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी। आदि की बीवी के मरने से पहले आदि ने उससे एक वादा किया था कि वो इस क्राइम की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देगा। इसी चक्कर में आदि अपने सारे दुश्मनों को मारकर अपने बेटे के साथ कोलकाता से हैदराबाद आ गया ताकि नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सके। अब उसके साथ बस उसके कुछ खास बंदे ही बचे हैं। इधर सूर्या के बैंक के सारे कस्टमर्स आकर सूर्या पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि इसने हमारे पैसे लूट लिए। फिर अगली सुबह जांच के लिए मुंबई से कुछ सीनियर ऑफिसर आने वाले थे। तब तक के लिए सूर्या को अपने घर रहने की छूट थी। फिर अगले सीन में हम सूर्या को देखते हैं उसकी माँ को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हुए, क्योंकि उन्हें डायबिटीज था। उसी वक्त आदि सूर्या को कॉल करके पूछता है कि तुमने अपनी माँ को सिरिंज लगाने से पहले चेक नहीं किया क्या? जब सूर्या अपनी माँ की तरफ देखता है तो वो तड़प रही होती हैं। यह देखकर सूर्या आदि के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मेरी माँ को बचा लो प्लीज, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। इसके बाद आदि अपने एक आदमी को मेडिसिन देकर सूर्या के घर भेजता है। फिर उसकी माँ को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब अगले सीन में आदि उसके और मदन के बीच जो आदमी था उसे धमकाकर पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम कर लेता है। वो चाहता था कि उनके बीच कोई भी एजेंट ना हो। फिर सूर्या आदि से कहता है कि तुमने मुझे 4 दिन दिए थे लेकिन अब भी 2 दिन बचे हैं। ये सुन आदि उसे और 2 दिन की मोहलत देता है। फिर अगले दिन सूर्या के बैंक में वो सीनियर ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है, लेकिन आदि की किसी तिगड़म के कारण ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे कि ऑफिसर को लगे कि सारे कस्टमर्स के पैसे गलती से सूर्या के अकाउंट में आ गए थे, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। और इंटेरोगेशन के बाद सूर्या के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बॉब और स्वाति से कहता है कि हम एक बैंक में डाका डालेंगे। तब वो लोग सूर्या की बात सुनकर चौंक जाते हैं। इसके बाद स्वाति इन्हें बैंक सेफ्टी के बारे में बताती है और हर बैंक में डोर के पीछे एक दरवाजा जरूर होता है जो कि लॉक होता है। सूर्या कहता है कि तुम लोग उसकी चिंता मत करो, मुझे उस दरवाजे का कोड मालूम है। स्वाति कहते कि इस दरवाजे को खोलने के बाद एक तीसरा दरवाजा होता है जो दूसरे दरवाजे से भी ज्यादा मजबूत होता है और तीसरे दरवाजे पर डिजिटल लॉक लगा होता है जिसका पासवर्ड हर 30 मिनट में बदल जाता है। अगर पासवर्ड का एक भी डिजिट इधर उधर हुआ तो हम वहीं अंदर फंस जाएंगे। और आखिरी वोल्ट में 5 हैवी लॉकर होते हैं जिनमें से पहले 2 लॉकर में डेली ट्रांजैक्शन के पैसे जमा होते हैं और तीसरे लॉकर में आरबीआई से करोड़ों रुपए पड़े होते हैं। वहीं चौथे और 5वें लॉकर में कीमती डायमंड्स और बैंक के जरूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। हर लॉकर को 2 चाबियों से बंद किया जाता है। ये चाबियां हर हफ्ते बदल दी जाती हैं। और हाँ, वॉर्ड के अंदर चारों तरफ एचडी कैमरा लगे होते हैं। ये सब सुनने के बाद सूर्या कहता है कि हम आरबीआई के वो 2.5 करोड़ रुपए चुराएंगे जो महीने में एक बार रजिस्टर्ड होते हैं। और सूर्या का प्लान था चोरी किए पैसों से 2 करोड़ रुपए बाबा को देने का और बाबा उन्हें शेयर मार्केट में लगा के थोड़ा फायदा करा देगा। और इनका अनुमान था कि 2 करोड़ से ज्यादा 7 करोड़ का प्रॉफिट होगा। उनमें से वो 5 करोड़ रुपए आदि को दे देंगे और बाकी बचे पैसे वापस लॉकर में रख देंगे। अब सूर्य जैसे तैसे करके अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति और बॉब को बैंक रॉबरी के लिए मना लेता है। इसके बाद बॉब शीला के कैबिन में जाकर डिजिटल लॉकर की चाबी चुरा लेता है और इस चाबी से डिजिटल लॉकर के पासवर्ड जनरेट होते हैं। लॉकर की चाबी भी इन लोगों ने चुरा ली थी, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरा का क्या? सूर्य आदि को कॉल करके 20 मिनट के लिए बैंक के कैमरा बंद करवाने को कहता है तो आदि हाँ ना करते हुए सूर्या की मदद कर ही देता है क्योंकि उसकी पहुंच दूर तक थी। इसके बाद स्टार्ट होती है सूर्या की डकैती, जिसके लिए बॉब अपनी लकी बैग लेके आया था। पहले तो जब शीला वॉशरूम जाती है तो स्वाति बाहर से दरवाजा बंद करके उसे अंदर लॉक कर देती है। इसके बाद सूर्या बैंक में लगे फायर अलार्म को बजाता है, जिसे सुनकर सारे एम्प्लॉयज और बैंक में मौजूद लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सूर्या वॉल्ट के दरवाजे में घुस जाता है, लेकिन पहला दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि वॉल्ट तो अंदर है ही नहीं। वो तुरंत स्वाति को कॉल करता है तो स्वाति उसे बताती है कि जब भी बैंक का कोई इमरजेंसी अलार्म बजेगा तब वॉल्ट के बाहर लगा दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, यानी कि उधर एक और दरवाजा था जिसे सूर्य को पार करना होगा। अब उस दरवाजे को खोलने के लिए स्वाति सिक्योरिटी रूम में जाकर कुछ देर के लिए फायर अलार्म को बंद कर देती है। इससे वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सूर्य के अंदर जाते ही बंद हो जाता है। फिर आखिरकार सूर्य सारे दरवाजों को पार करते हुए वोल्ट तक पहुंच जाता है और पैसों को चुरा लेता है। इसके बाद बॉब और सूर्य वो पैसे जाकर बाबा को देते हैं और बाबा पैसे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और फेक सर्टिफिकेट बनाता है। अब यह सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि 20 साल पहले सूर्या के पापा ने कुछ शेयर्स खरीदे थे जिनकी वैल्यू अब कई गुना बढ़ गई है। हालांकि मार्केट ओपन होते ही वो क्रैश हो जाता है और जिन जिन लोगों ने अपने पैसे लगाए थे वो दुखी हो जाते हैं। वही मार्केट क्रैश होने के कारण शेयर ट्रेडिंग 2 बजे ही बंद हो जाती है। फिर स्वाति, सूर्य और बॉब को लगता है कि उनके 2 करोड़ रुपए भी डूब गए, लेकिन बाबा उन पैसों से मुनाफा कमा चुका था क्योंकि उसके पास तो मार्केट के अंदर की कुछ जानकारी थी। उसने मार्केट क्रैश होने से पहले ही
सारे शेयर्स बेच दिए थे। इस तरफ मदन अपनी खुन्नस निकालने के लिए आदि के आदमी टैगोर को किडनैप कर लेता है और उस समय टैगोर की कार में आदि का बेटा भी था। इस बात की खबर मिलते ही आदि मदन के पास जाने के लिए निकल जाता है और यहाँ सूर्या और उसके साथी सोच रहे थे कि किसी भी तरह उन 2.5 करोड़ को वापस लॉकर में रख देना होगा। तभी बैंक में बिनी की वाइफ आती है। असल में सूर्या ने वो पैसे बिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। उसकी बीवी उन्हीं पैसों को लेने आई थी। यहाँ हम देखते कि बिनी की वाइफ जेनिफर वही लड़की थी जिससे सूर्या ने लड़ाई की थी। जब सूर्या दूसरी बैंक गया था बिनी के पैसे विड्रॉ करने और वहाँ से जो काउंटर पर लड़की मिली थी वही थी जेनिफर। जेनिफर हैंडीकैप थी। खैर जब सूर्या बिनी के नाम से पैसे विड्रॉ करने गया था जेनिफर तभी समझ गई थी कि ये कोई फ्रॉड कर रहा है। उसने बिनी की बहन को कॉल करके उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया, यानी वो 5 करोड़ रुपए बिनी के अकाउंट से इन दोनों ने ही चुराए थे। इन्होंने सूर्या का नकली अकाउंट बनाया था ताकि उल्टा वही फंस जाए। इधर बॉब 2 करोड़ लेकर बैंक में वापस रखने जा रहा होता है। तभी उस इलाके के कुछ लुटेरे उसके हाथ में बैग देखकर उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ मदन के लोग और आदि के बीच हाथापाई चालू हो जाती है। इसके बाद सूर्या के बैंक वाले जेनिफर को बिनी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए निकाल कर दे देते हैं। फिर पंकज शीला के सामने सूर्या और उसके दोस्तों की चुगली करता है कि वो लोग कुछ तो बात कर रहे थे पैसों को लेकर और यहाँ वॉल्ट तक न पहुँचने का चांस मिलने की वजह से सूर्या, स्वाति और बॉब उन पैसों को शीला के लॉकर में रख देते हैं। फिर वो ऑफिसर शीला से पूछताछ करते हैं। पुलिस शीला के साथ साथ उसके चमचे पंकज को भी अपनी हिरासत में ले लेती है। इसके बाद आदि के पास मदन का बॉस आता है जो कि एक सीएम था। सीएम की 4 साल की बेटी ने अपने बर्थडे पर प्लेन मांगा था। अब पापा की परी ने प्लेन मांगा था तो भला पापा उसे प्लेन कैसे न दिलवाते। उसके पापा ने ही पूरी की पूरी एयरलाइंस खरीदने की सोच लिया था, लेकिन मदन ने सब कुछ गड़बड़ कर दी। मदन के रवैये की वजह से वो एयरलाइंस आदि ने खरीद ली। आदि सीएम से कहता है कि मैं 5:30 बजे तक एयरलाइंस को आपके नाम कर दूंगा और आने वाले इलेक्शन में आपकी पार्टी के लिए फंडिंग भी दूंगा, जो सुनकर सीएम मान जाता है। इस तरफ ठीक 5:30 बजे जेनिफर वो 5 करोड़ रुपए आदि के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और सीएम आदि की बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसने जबान रखी थी और वो पूरी कर दी। इसके बाद आदि सूर्या को बताता है कि मुझे 2 दिन पहले पता लगा कि बिनी के अकाउंट से वो 5 करोड़ रुपए उसकी बीवी ने विड्रॉ किए थे, मगर तुमने इस बात को जानते हुए भी जेनिफर को बचाने के लिए मुझसे सच छुपाया। असल बात तो ये थी कि बिनी ने ढेर सारा कर्ज ले रखा था। उसके मरने के बाद सारे कर्जदार जेनिफर को परेशान करने लगे थे। उन्होंने जेनिफर और बिनी की बहन के आगे ये शर्त रखी कि अगर वो लोग उनके ऑर्फनेज को उनके नाम कर देंगे तो बिनी का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। तब बिनी के कर्जों से छुटकारा पाने के लिए उसकी बहन और बीवी ने 5 करोड़ रुपए चुराए थे और इसका इल्जाम सूर्या पर डाल दिया और जेनिफर ऑर्फनेज में रह रहे कई लोगों की देखभाल कर रही थी। अगर उस समय आदि को पता चलता कि 5 करोड़ रुपए जेनिफर ने चुराए थे तो ये लोग उसका जीना दुश्वार कर देते। इसी बात को सोचकर सूर्या ने उसे बचाया और ये बैंक रॉबरी की। ये सारे राज बताते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म होती है, जहाँ सूर्या के सर से सारा कर्जा हट गया था और आदि का भी काम हो गया। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।